अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीद शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल बेइंतहा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो इसको साथ लिए किचन की साइड आई थी। वहाँ पर घर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता था। वो वहाँ से आराम से भाग सकती थी। आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? किससे खतरा है मुझे? प्लीज़ बताएं। खौफ से मेरी जान निकली जा रही है। बस बेटा, मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो। मुझे तुम्हारी उन लोगों से हिफाजत करनी है। आमना बेगम ने इसको मज़ीद सवालात करने से रोका था। द्राब पहले ही इनको अबिहा के बारे में बता चुका था कि आवाज़ के आदमी इसके पीछे पड़े हैं। इनकी बात सुनकर अबिहा खामोशी से इन्हें लॉक खोलते हुए देख रही थी। डर से इसकी टांगें कांप रही थी। चलो जल्दी करो। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने इसको बाहर निकलने का इशारा किया था। ये दरवाज़ा लॉन में खुलता था, जिससे वो लॉन में पहुंचकर आसानी से वहाँ से भाग सकती थी। इससे पहले कि दोनों वहाँ से भागती, गोली चलने की आवाज़ पर अबिहा की चीख निकली थी। वो तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था। इसको जल्द से जल्द कंपनी पहुंचना था। इसकी कंपनी के गार्ड ने फ़ोन पर इसको जो बताया, इसे सुनकर द्राब एकदम से परेशान हुआ था। इसके गार्ड ने बताया कि इसके ऑफिस में आग लगी है। ये सुनकर परेशानी के साथ साथ इसे हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि इसने अपनी कंपनी में बहुत ही सख्त इंतजाम किए हुए थे। आग लगने का सवाल ही नहीं था, इसलिए वो जल्दी से घर से निकला था। इसकी कार जैसे ही कंपनी के आगे रुकी तो वो फ़ौरन कार से निकला था, मगर सामने का मंजर देखकर इसकी गुस्से से रगें तन गई थी। वहाँ आग का नामो निशान तक न था। वो गुस्से में गार्ड के कैबिन की तरफ बढ़ा था। किसके कहने पर फ़ोन किया था? बता जल्दी, वरना तुझे यहीं ख़त्म कर दूंगा। वो गार्ड को कॉलर से पकड़कर गुस्से में बोल रहा था। मुझे माफ़ कर दे साहब, उन लोगों ने मेरे सर पर गन तान रखी थी, मुझे धमकी दी थी मारने की। वो बेचारा कांपती आवाज़ में इसको सब तफसील बता रहा था। इस गार्ड को अपनी जान खतरे में लग रही थी। इसकी बात सुनकर द्राब ने एक झटके में इसका कॉलर छोड़ा था। दफ़ा हो जाए इस वक्त यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूँ। द्राब जानता था इसका गार्ड वफ़ादार है, बस अपनी जान की वजह से इसने ऐसा किया था। लेकिन वो अगर इसके सामने रहता तो यकीनन वो इसको मार देता। वो अब तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ा था। अब इसकी कार पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। इसको जल्द से जल्द घर जाना था, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। इस सब के बाद वो समझ चुका था आवाज़ इसके और अबिहा के बारे में जान चुका है, बल्कि वो इसकी कंपनी के बारे में भी सारी मालूमात हासिल कर चुका था। वो आवाज़ को तो बाद में देख लेगा, मगर इसको अब अबिहा के पास पहुँचना था। वो बार बार घर पर फ़ोन मिला रहा था, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। इसने नासिर को फ़ोन मिलाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता। ये सोच आते ही इसने अपनी कार की रफ्तार मज़ीद तेज़ की थी। गोली की आवाज़ पर अबिहा की एकदम से चीख निकली थी और ज़मीन पर पड़े आमना बेगम के वजूद को फटी फटी आंखों से देखने लगी। इन दो नकाबपोश में से एक ने इनको भागता हुआ देखकर आमना बेगम पर गोली चलाई थी। आंटी आंटी, ये क्या किया तुम लोगों ने? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। वो उन दोनों को देखकर चीखी थी। डर की वजह से इसकी आवाज़ में भी कपकपाहट थी। अबिहा, बेटा तुम भागो यहाँ से, जाओ तुम। आमना बेगम ने इसको मुखातिब किया था, जो इनका सर अपनी गोद में रखे बैठी थी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी आपको ऐसे छोड़कर। अबिहा से बोला भी नहीं जा रहा था। अबिहा, बस जाने से पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारे बाबा की जान किसी की वजह से नहीं गई है। वो इन पर हमला हुआ था। आमना बेगम टुक टुक के बोल रही थी। अबिहा से इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इससे पहले कि वो इसको और कुछ बताती, इनमें से एक नकाबपोश आदमी ने अबिहा को बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती उठाया था। छोड़ो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबिहा रोती हुई इससे अपना बाजू आज़ाद करवा रही थी, तो कभी आमना बेगम के बेजान होते वजूद को देख रही थी। इस वक्त बहुत ही शिद्दत से द्राब के यहाँ आने की दुआ की, और शायद इसकी दुआ कबूल होने का वक्त था कि बाहर से कार रुकने की आवाज़ आई थी। लगता है डीके आ गया है। अब क्या करें? एक नकाबपोश को अपनी जान का खतरा हुआ था, क्योंकि सब डीके के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसको छोड़ो, जल्दी यहाँ से निकलो। मगर बॉस को क्या कहेंगे? दूसरे को अब्बास के गुस्से की फ़िक्र हुई थी। पहले अपनी जान बचा लो, बाद में देखेंगे। दोनों तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़े थे। इनके जाने के बाद अबिहा रोती हुई आमना बेगम की तरफ बढ़ी थी। द्राब और उमर की कार एक साथ मेन गेट के बाहर आकर रुकी थी। कार के रुकते ही द्राब तेज़ी से कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला था। क्या हुआ द्राब, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? द्राब को जब लगा कि इसको पहुँचने में वक्त लगेगा, वो उमर को कॉल कर चुका था, मगर वो दोनों अब साथ ही घर आए थे। जबकि द्राब उमर की बात नज़रअंदाज करता तेज़ी से घर की तरफ बढ़ा था। इसकी जल्दबाजी देखकर उमर भी इसके पीछे भागा था। अब इसको भी कुछ बहुत गलत होने का अंदाज़ा हुआ था। गेट से कुछ फासले पर ही इनको गार्ड की लाश पड़ी हुई मिली थी। द्राब और उमर दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा था। दोनों तेज़ी से अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े थे, मगर दरवाजे के बीचों बीच इनको नासिर की लाश पड़ी हुई मिली थी। द्राब नासिर पर एक नज़र डालता अंदर बढ़ा था। अबिहा अबिहा, वो ज़ोर से इसको पुकार रहा था। द्राब
द्राब को बस अबीहा चाहिए थी, बाकी सारी दुनिया चाहे फ़ना हो जाती, लेकिन इसकी अबीहा नहीं मिल रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर अपने कमरे की तरफ भागता गया, मगर कमरा खाली देखकर इसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ रही थी। वो फिर से अबीहा को पुकारता हुआ नीचे आया था। अबीहा जो सबकत बैठी अपनी आमना बेगम के ख़ून से लथपथ वजूद को देख रही थी, द्राब की आवाज़ पर जैसे होश में आई थी। द्राब द्राब, वो वहीं बैठी बैठी चिल्लाई थी। द्राब जो नीचे उतर रहा था, अबीहा की आवाज़ सुनकर जैसे इसको सुकून सा मिला था। उमर भी अबीहा की किचन से आती आवाज़ सुन चुका था। वो और उमर तेज़ी से किचन की तरफ बढ़े थे, मगर किचन का मंजर देखकर दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। आईने के सामने खड़ी वो अपने बाल बना रही थी, जबकि होंठों पे बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। इसकी ये खुशी चेहरे पर भी छलक रही थी। आज वो बहुत खुश थी। इसने बचपन से आज तक अकेले ज़िंदगी गुजारी थी। माँ बाप तो पहले ही इसको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। माँ बाप के बाद एक नाना ही थे इसके पास, मगर वो भी ज़्यादा वक्त इसके साथ नहीं रहे थे। फैमिली क्या होती है, इसके साथ रहने की खुशी क्या होती है, वो इन सब एहसासात से अनजान थी। लेकिन आज उमर की वजह से इसको एक फ़ैमिली मिलने वाली थी, जब जिन सब के साथ रहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली थी। ये सब सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी। उमर का ख्याल आते ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वो कब उमर से इतना प्यार करने लगी थी, इसको ख़बर ही नहीं हुई थी। सच कहते हैं सब निकाह के दो बोल में बहुत असर होता है। उमर से रिश्ता जुड़ने के बाद वो खुद को उमर से मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई थी। वो रोकती भी क्यों, इसके पास खुद को रोकने की कोई वजह भी नहीं थी। इशल को आज भी वो दिन याद है जब वो क्लब में पहली बार आया था। उमर जब जब इसको देखता था वो कितना चिढ़ जाती थी, लेकिन वो शुरू से ही अबीहा को अच्छा लगता था, और वो अबीहा से इस बात पे बहुत लड़ती थी, क्योंकि उमर इसको एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता था, जो रोज़ अपने बाप का पैसा लुटाने क्लब आता था। इस वक्त तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी इससे मोहब्बत कर पाएगी, लेकिन अगर अब अबीहा इससे पूछती कि उमर इसको कैसा लगता है, तो वो खुशी खुशी कहती कि उमर इसे बेहतर इसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। अपनी तैयारी मुकम्मल करके इसने आखिरी बार अपना आईने में जायज़ा लिया, फिर वहाँ से हटकर मोबाइल की तरफ बढ़ी। उमर को कॉल की, मगर इसका नंबर ऑफ जा रहा था। एक नज़र खड़ी देख रही थी तो दोपहर के 12 बज चुके थे। इसने घड़ी की तरफ देखा और वो था कि आने का नाम नहीं ले रहा था। इशल वहीं बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी थी। हर गुज़रते वक्त के साथ साथ इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। न जाने इसने कितनी बार इसको फ़ोन किया, मगर इसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। वो दोपहर से रात के 8 बज चुके थे, मगर वो नहीं आया था। तो क्या वो सब झूठ था, नाटक करके गया था वो मुझसे? एकदम से वो दिल में उमर के लिए बदगुमानी डाल रही थी। नहीं, वो ऐसा नहीं है, ज़रूर कोई काम में मसरूफ़ होगा। इसने अपने दिल को तसल्ली दी थी। एक सोच आते ही वो एक झटके में बेड से उठी और अपने घर से तेज़ी से निकली थी। एक साथ कितनी सोचों ने इसका पीछा किया था। कुछ देर बाद वो उमर के फ्लैट के सामने खड़ी थी और वहाँ पर भी लॉक देखकर वो बेयकीनी से वहीं बैठी चली गई थी। उमर, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। इसका दिल उमर के लिए बदगुमान हो रहा था। इसकी आँख से एक आंसू टूटकर ज़मीन पे गिरा था। क्या थी इसकी ज़िंदगी, जिस भी इंसान के वो करीब होती वही इससे दूर हो जाता। पहले इसकी माँ इससे दूर हो गई थी। माँ के बाद इशल इसकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन इसका और इशल का साथ भी कुछ वक्त तक का था। इशल से दूर हुई तो यहाँ आई। यहाँ आकर इसको आमना बेगम का सहारा मिला। वो इसका बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखती थी और धीरे धीरे वो इनके करीब होती चली गई थी। आमना बेगम की मौजूदगी से इसको ऐसा लगता था कि इसकी माँ इसके आसपास मौजूद है, लेकिन जब वो इनके इतने करीब हुई तो वो भी इसको छोड़कर चली गई, फिर से इसको तन्हा करके चली गई थी। इसका दिल रो रहा था, तड़प रहा था। वो इतनी बदनसीब क्यों थी? क्यों सब इसको छोड़कर चले जाते हैं? आखिर क्यों? इसके आंसू मुसलसल आमना बेगम की तस्वीर पर गिर रहे थे। एक हफ्ता हो गया था आज आमना बेगम को गुजरे हुए, लेकिन इनके जाने का गम था कि कम ही नहीं हो रहा था। ये गम तो अब सारी ज़िंदगी इनके साथ रहने वाला था। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। द्राब जैसे ही आमना बेगम के रूम में दाखिल हुआ तो अबीहा को इनके बेड पर बैठा देखकर फ़ौरन से बोला था। अभी वो उमर के पास से जब अपने रूम में गया तो इसको अबीहा रूम में कहीं नज़र नहीं आई थी। वो परेशानी से इसको पूरे घर में तलाश कर रहा था। इन चंद लम्हों में इसको घर में ना पाकर इसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, क्योंकि वो कुछ दिन पहले वाला वाक़या नहीं भूला था। इसको यहाँ रूम में देखकर जैसे एक सुकून सा उतरा था इसके जिस्म में। मुझे आंटी की याद आ रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। अबीहा अपने आंसू साफ़ करती बोली और इनकी तस्वीर को साइड टेबल पर रख कर खड़ी हुई थी। द्राब खामोशी से खड़ा इसको खुद पे ज़ब्त करते देख रहा था। इस वक्त इन तीनों का दर्द एक सा था। वो और उमर तो अपना दर्द बांट लेते थे और कुछ हद तक दोनों ने खुद को संभाल भी लिया था, मगर अबीहा वो अपना दर्द खुद ही बर्दाश्त कर रही थी। इसने अपना दर्द किसी के साथ नहीं बांटा था।
अभी भी वो अपने आंसू ज़ब्त किए खड़ी थी। वो बस खामोशी से खड़ा इसको देख रहा था, वरना इसका दिल कर रहा था कि इसको अपने सीने से लगाकर इसका दर्द दुख बांट ले। अबीहा, दराब ने बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में इसको पुकारा था। दराब की आवाज़ पर अबीहा ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा था। तुम अपना गम मुझसे बांट सकती हो, मैं कोई गैर नहीं हूँ। दराब इसके करीब आया था और इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर इसकी आंखों में देखकर बोला था। इसकी बात पर अबीहा आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देख रही थी। वो ठीक ही तो कह रहा था, वो भी तो इसका अपना था, तो फिर वो क्यों खुद को तन्हा महसूस कर रही थी? बल्कि इसका तो दराब से बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत मजबूत। बस इतनी सी बात थी। वो एक कदम और आगे बढ़ी और दराब के सीने से आ लगी और इसकी शर्ट को सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। क्यों होता है ऐसा? सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? वो दराब के सीने से लगी आंसू बहा रही थी। दराब ने इसके गिर्द अपना हसार मजबूत किया था और इसकी कमर को सहलाता हुआ इसको दिलासा दे रहा था। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा अबीहा, ये दराब खान का वादा है तुमसे। दराब ने नरमी से इसके बालों पर अपने लब रखे थे। दराब की बात पर अबीहा ने अपना सर इसके सीने से हटाकर इसकी आंखों में देखा था, जो आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए इसी को देख रहा था। तुम सच कह रहे हो ना, कभी नहीं जाओगे मुझे छोड़कर? वो फिर से यकीन चाह रही थी इसकी बात का। नहीं, कभी नहीं। दराब ने झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे तो अबीहा ने सुकून से आंखें बंद करके फिर से इसके सीने पर अपना सर रखा था और दराब ने फिर से इसको अपनी बाहों में सख्ती से भींच लिया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम फिर से इस क्लब में काम नहीं करोगे, लेकिन तुम फिर भी वहाँ गई क्यों? इशल ने अपने रूम में दाखिल होकर जैसे ही लाइट ऑन की थी कि अपने पीछे से जानी बेजानी आवाज़ सुनकर जल्दी से मुड़ी थी। उमर बेड पर आराम से बैठा इसे ही देख रहा था। उमर को आज इतने दिन बाद यूँ अचानक अपने सामने देखकर इशल खुश हुई थी, मगर ये खुशी चंद ही पल की थी। उमर की इतने दिन की गैर मौजूदगी याद करके इसको एकदम से गुस्सा आया था। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अभी के अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। इशल गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी थी। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए इशल। उमर भी इसके अंदाज में बोला और एकदम से गुस्से में बेड से उठकर खड़ा हुआ था। आज जब वो खुद को संभाल सका तो एकदम से इशल का ख्याल इसके दिमाग में आया था। अपने गम में वो इशल को पूरी तरह से भूल चुका था। वो इसका इंतज़ार कर रही होगी और इसके ना आने पर इससे गुस्सा भी होगी। वो खुद पर गुस्सा करता इशल के घर आया था, मगर वो घर पर मौजूद नहीं थी। इसका साफ मतलब था कि इसने क्लब जाना फिर से शुरू कर दिया था। यह ख्याल आते ही उमर की गुस्से से रगें तन गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इशल को बाजू से पकड़ कर वापस ले आता, मगर वो अब क्लब नहीं जा सकता था। वजह अब्बास थी। वो इसको देखकर ज़रूर कुछ गलत कर देता, मगर दराब ने इसको अभी रोका हुआ था। और दूसरा, अब्बास इसके बारे में जान चुका था, मगर एक बात का इत्मीनान था इसको कि अब्बास और हसन को इशल और इसके रिश्ते के बारे में मालूम नहीं हुआ था। इसलिए वो यहाँ बैठा अपना गुस्सा ज़ब्त करता इसका इंतज़ार कर रहा था। इसके वापस आते ही उमर का गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। मैंने कुछ पूछा है तुमसे इशल? इसको खामोश देखकर उमर फिर से बोला, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। एक हफ्ते में वो इससे पूरी तरह बदगुमान हो चुकी थी। कितना इंतज़ार किया था इसने, मगर इसने तो पलट कर भी नहीं देखा था इसको। और आज आया भी तो इस पर हुक्म चला रहा था। अपनी गलती तो याद ही नहीं थी इसको। बीवी हो तो तुम मेरी, और तुम मुझे हर बात का जवाब देने की पाबंद हो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ गई। उमर ने सख्ती से इशल का बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर एक झटके में इसको अपने करीब किया था। तुमने और भी बहुत कुछ कहा था मुझसे। जब तुम अपनी बात से पीछे हट सकते हो तो मैं क्यों नहीं? इशल की आंखों में आंसू इसकी सख्त पकड़ की वजह से आए थे, या इसको इतने दिन बाद अपने सामने और अपने इतने करीब देखकर वो समझ चुकी थी। तुम नहीं जानती इशल, कितना कुछ हो गया था मेरी ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया मैंने। उमर इसका तंज अच्छे से समझ सकता था, इसलिए थोड़ा सा नरमी से बोला था, क्योंकि वो जानता था अगर इशल को पता होता इसके साथ क्या हुआ है तो वो ऐसे कभी ना बोलती। और मैंने क्या नहीं बर्दाश्त किया उमर? तुम नहीं आए ना, तुमने मुझसे बात की। जानते हो किस दुख से गुजरी हूँ मैं इन चंद दिनों में, कितना तड़पी हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरी हालत का। इशल के आंसू इसके रुखसार भिगो रहे थे। सारी नाराज़गी, सारी बदगुमानी इसको देखते ही जैसे ख़त्म हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ इशल, लेकिन मैं मजबूर था इस दिन जब मैं यहाँ से गया तो। और फिर उमर एक एक करके इसको सारी बात बताने लगा था। इसकी बात पर इशल की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। कितना गलत समझा था इसने इसको, जबकि वो खुद दर्द में था। मुझे माफ़ कर दो उमर, मैंने तुम्हें गलत समझा जबकि तुम खुद तकलीफ़ में थे। इशल इसके सीने से लगी रो रही थी। सारी नाराज़गी एक पल में दूर हो गई थी। इसके रोने पर उमर ने इसको अपने हसार में ले लिया था।
हर बार वो लड़की मेरे हाथ से निकल जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। अब्बास आज फिर अपने लोगों पर गुस्सा उतार रहा था। इस दिन की नाकामयाबी का गुस्सा अब तक ख़त्म नहीं हुआ था इसका। सर, आपको उन लोगों को ये काम ही नहीं देना चाहिए था। उन लोगों से तो एक काम ठीक से नहीं होता। आप मुझसे कहते तो आज वो अबीहा हमारी कैद में होती। कब से खामोश खड़ा हसन अब्बास की तरफ देखकर बोल रहा था। नहीं, अगर तुम अबीहा के सामने आ जाते तो वो गलत हो जाता। इसके बाद यकीनन वो इस इशल को ये सब बताती और फिर ये इशल भी हमारे हाथ से निकल जाती। अभी तो वो जब तक क्लब में है, हमारी पकड़ में है। अब्बास अपने सामने खड़े हसन की तरफ देखकर बोला तो हसन को भी इसकी बात सही लगी थी। ये तुमने बिल्कुल कहा है अब्बास, और मेरी बात मानो तो कुछ दिन खामोश ही रहो। एक चोट तो हम दे ही चुके हैं इस डिके को। कब से खामोश बैठा सुल्तान अपने बेटे को देखकर बोला था। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अभी कुछ दिन खामोश ही रहना चाहिए। हसन भी सुल्तान की बात पर मुत्तफिक हुआ था। तो क्या डैड, हम खामोश बैठकर इंतज़ार करें कि कब डीके हम पर हमला करे? वैसे भी वो अब बिल्कुल खामोश बैठने वाला नहीं है। इसके खास बंदे की जान ली है हमने। आपको क्या लगता है वो खामोश बैठा रहेगा? नहीं डैड, वो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें कुछ करना चाहिए। अब्बास को अपने बाप की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो फिर से गुस्से में बोला था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस 1-2 दिन रुक जाओ, हमारी डील हो जाए, इसके बाद जो चाहे कर लेना। वैसे भी इस डीके की सारी मालूमात हमें मिल चुकी है, तो अब कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हमें कमज़ोरी भी पता चल चुकी है। इनको द्राब के बारे में सब मालूम हो चुका था, मगर सुल्तान अभी इस बात से अनजान था कि द्राब दाऊद खान का बेटा है। सुल्तान के होंठों पर शातिर मुस्कुराहट थी। इसकी बात सुनकर अब्बास ने खुशी से सर हिला दिया था। सारी पैकिंग हो गई तुम्हारी? अगर चाहो तो मैं हेल्प कर देता हूँ। द्राब कमरे में दाखिल होते ही कोई चीज़ तलाश करते अबीहा से मुखातिब हुआ था। इस दिन के बाद से द्राब ने सोच लिया था कि अब अबीहा का यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, इसलिए इसने अबीहा को अपने दूसरे घर ले जाने के बारे में सोचा था, जो शहर में था, और वो खुद अबीहा के मिलने से पहले वहीं रहता था। नहीं, सब हो गया है, बस 1-2 चीज़ें रह गई हैं। अबीहा मसरूफ़ से अंदाज़ में इसको जवाब देती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। इसके नरम से अंदाज़ पर द्राब इसको मुस्कुराती निगाहों से देखने लगा था। आमना बेगम के इंतकाल के बाद वो इससे कोई तलख़ बात नहीं करती थी, बल्कि इसके रवैये में बहुत ही तब्दीली आई थी। शायद आमना खाला ने अपने आखिरी लम्हों में इसके दिल से इनके लिए जो गलत फहमी थी वो निकाल दी थी। ये द्राब की सोच थी, और इसकी सोच बिल्कुल ठीक भी थी। आपको कुछ चाहिए था? इसकी खुद पर जमी नज़रों से वो पज़ल हुई थी, इसलिए इसका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए पूछ बैठी थी। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। द्राब इसको गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला और आहिस्ता से कदम बढ़ाता इसकी तरफ बढ़ा था। इसको अपनी तरफ बढ़ते कदम और बोलती गहरी निगाहों से अबीहा की धड़कनें एकदम तेज़ हुई थी, माथे पर पसीने की बूंदें जमा हुई थी। इसने बेसाख्ता अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए थे, जबकि द्राब इसकी हालत से इंजॉय करता इसके मज़ीद करीब आया था। क्या थी ये लड़की? गुस्से में इसको कुछ बोल जाती है, मगर इसकी थोड़ी सी कुर्बत और इसकी बोलती निगाहों की तपश से इसकी बोलती बंद हो जाती थी। द्राब, वो मुझे आपसे बात करनी थी, मेरा मतलब आपसे कुछ कहना था। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात किस तरह से शुरू करे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो इसके घबराए हुए चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। इस वक्त वो दोनों के बीच फासला बहुत कम बचा था। वो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरी आपसे नफ़रत बेवजह थी। बोलते हुए अबीहा की आंखों में आंसू आ गए थे। कितना गलत सोचती थी वो इसको, जबकि इसने तो हर वक्त इसकी हिफाजत की थी। द्राब इसको अब्बास के बारे में सब कुछ बता चुका था। थोड़ा पास आकर बोलो ना, इतनी दूर से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। द्राब ने इसका बाजू पकड़कर इसको झटके में अपने पास किया था। अबीहा इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। द्राब के ऐसा करने पर सीधा इसके सीने से आ लगी थी। वो अब अपना रोना भूल चुकी थी। चेहरे पर अब शर्मो घबराहट ने जगह ले ली थी। अब बोलो, मैं तुमसे बहुत कुछ सुनने का मुंतज़िर हूँ। द्राब ने अपना एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसको अपने हसार में कैद कर लिया था। अपनी नज़रों में तपश लिए वो इसके चेहरे को देख रहा था। वो इस वक्त इससे कुछ और सुनना चाहता था। द्राब, आप मुझे अभी इसने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि द्राब ने छुपकर इसके लबों को कैद कर लिया था। द्राब की इस गुस्ताखी पर अबीहा ने अपनी आंखें बंद की थी और द्राब की शर्ट को सख्ती से अपनी मुट्ठी में दबोचा था। द्राब ने अबीहा की कमर पर अपनी पकड़ मज़ीद सख्त की थी और इतनी शिद्दत से इस पर मोहब्बत लुटा रहा था। इस पर अबीहा ने कोई एहतजाज नहीं किया था। चंद लम्हों बाद द्राब ने अपना चेहरा उठाकर अबीहा की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। इसकी हालत देखकर द्राब की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। इसने झुककर अबीहा की बंद आंखों को बारी बारी चूमा था।
मैं तुम्हारे इन लबों से अपने लिए सिर्फ़ मोहब्बत भरे लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ, वो लफ्ज़ जिनमें मेरे लिए सिर्फ़ मोहब्बत हो। द्राब इसको लबों को नरमी से अपनी उँगलियों से छू रहा था। इसकी बात पर अबिहा ने धीरे से अपनी आँखें खोलकर इसको देखा था। और मुझे इस पल का शिद्दत से इंतज़ार है जब तुम अपनी मोहब्बत का इज़हार करोगी। द्राब फिर से इस पर झुका था। इसको खुद पर फिर से झुकता देखकर अबिहा ने अपनी आंखें बंद की थी। इसके इस तरह आंखें बंद करने पर द्राब मुस्कुराया और इसके गाल पर प्यार करता कमरे से बाहर निकल गया था। इसके जाने के बाद अबिहा शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मुस्कुरा दी थी। क्या बात है उमर, जब से तुम आए खामोश बैठे हो? कोई ज़रूरी बात करनी है तुम्हें जो तुम कह नहीं पा रहे हो? द्राब ने अपने सामने खामोश बैठे उमर को मुखातिब किया था। वो जब से इसके पास आया था ऐसे ही खामोश सा बैठा हुआ था और द्राब बहुत अच्छे से इसकी आदतों को समझता था। जब वो कोई ज़रूरी बात इसे करना चाहता है और कर नहीं पाता तो वो ऐसे ही खामोश बैठा सोचता रहता है कि वो अपनी बात किस तरह से शुरू करे। तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है? वो हैरानी से इसकी तरफ देखकर बोला था। बात तो इसको करनी थी, वो भी इशल के बारे में। अब तक द्राब कुछ नहीं जानता था कि वो निकाह कर चुका है और अब वो ये बात मज़ीद इसे छुपाना नहीं चाहता था। इसको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अगर वो पहले ही ये सब बता देता तो इसकी माँ यकीनन इसकी शादी का सुनकर खुश हो जाती, लेकिन अब वो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। तुम मेरे भाई हो उमर, मैं तुम और तुम्हारी सब आदतों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए अपनी ये हैरानी ख़त्म करो और जल्दी बोलो क्या बात है जिसको तुम करने से पहले इतना सोच रहे हो। द्राब इसकी हैरान नज़रों को देखकर मुस्कुरा रहा था। द्राब दरअसल बात यह है कि उमर एक पल के लिए रुका और द्राब की तरफ देखा जो बैठा इसी को देख रहा था। द्राब मैं शादी कर चुका हूँ, उमर ने अपनी बात कहकर फिर से द्राब की तरफ जवाब हैरान सा बैठा इसको देख रहा था। कब और किससे? वो बस इतना ही बोल पाया था, इशल से। और जब तुमने मुझे इसे क्लब से कुछ दिन दूर रखने के लिए बोला था तब मैंने इससे निकाह कर लिया था। उमर बैठा हुआ द्राब के सर पर एक एक करके बम फोड़ रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रखी हुई थी और मैंने तो सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए कहा था और तुमने तो निकाह ही कर लिया। द्राब को उमर से ऐसी हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इशल को अब उमर की बीवी होने की वजह से इन लोगों से और ख़तरा हो सकता था। मैं इसे मोहब्बत करने लगा था द्राब, बस इसलिए, और तुम लोगों को ये सब बताने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला। उमर अपनी सफाई पेश कर रहा था। और इशल, क्या वो भी करती है तुमसे मोहब्बत? द्राब इसकी बात पर बस इतना ही बोल पाया था। इशल के लिए इसके लहजे में वो मोहब्बत महसूस कर सकता था। पहले नहीं करती थी मगर अब करने लगी है, उमर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला। तो इसकी मुस्कुराहट देखकर द्राब भी मुस्कुरा दिया था। और क्या तुमने इसको सब बता रखा है अपने बारे में, मेरे और अबिहा के बारे में? द्राब की बात पर उमर की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी और इसने ना में गर्दन हिलाई थी। मतलब तुम्हें इसको फिर से मोहब्बत करवानी पड़ेगी क्योंकि ये जानकर तुम शुरू से इसकी दोस्त के बारे में जानते हो तो इसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे इतने बड़े झूठ पर। इसके ना में गर्दन हिलाने पर द्राब ज़ोर से हंसते हुए बोला तो इसकी हंसी देखकर उमर का मुंह लटक गया था। इशल यार, कहाँ हो तुम? उमर सीधा अपने फ़्लैट पर आया था। इस दिन वो इशल के घर से इसको फिर से अपने फ़्लैट पर ले आया था। अब सब खुल चुका था। अब्बास और सुल्तान जान चुके थे कि वो डीके का दोस्त है, इसलिए अब इशल का वहाँ रहना ठीक नहीं था। उमर इसको आवाज़ देता रूम में दाखिल हुआ तो वो रूम में ना मिली तो किचन की तरफ बढ़ा था। आज द्राब की बातों से इसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। इशल इस पर इतना भरोसा करती है, इसको शुरू से ही इशल को सब बता देना चाहिए था। इसलिए आज इसने इशल को सब सच बताने के बारे में सोचा था। अपनी माँ की मौत के बारे में भी इसने खुलकर इसको कुछ नहीं बताया था। तुम यहाँ हो यार, मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूँ। इशल को किचन में काम करता देखकर वो इसके पास जाते हुए बोला था। वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा अपने लिए कुछ बना लूँ। इशल मसरूफ़ से अंदाज में इसको जवाब देती फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। सिर्फ अपने लिए बना रही हो? उमर ने इशल का बाजू पकड़कर इसको अपने करीब किया था। तुम्हारे लिए भी बना रही हूँ, नाराज़ क्यों हो रहे हो? इशल इसकी आंखें देखने पर मुस्कुरा रही थी। पर मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम बना रही हो। उमर ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसको मज़ीद करीब किया था। अच्छा तो फिर क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं बना देती हूँ। इशल इसके शर्ट के बटन्स खोलती ही बहुत मोहब्बत से बोली थी, मुझे ये चाहिए। उमर इसके होंठों को अपने अंगूठे से नरमी से छूता हमारा लूट लहजे में बोला था, छोड़ो मुझे, तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कुछ खाने के लिए चाहिए तो बोलो। इशल इसकी बात सुनकर इसका हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा था मगर उमर की पकड़ मजबूत थी। तुम दो या ना दो पर मुझे तो चाहिए और मैं खुद ही ले लूँगा। उमर अपनी बात कहकर इस पर झुका था। उमर प्लीज़ परेशान मत करो, मुझे खाना बनाना है। इसके लबों का लम्स अपनी गर्दन और कान पर महसूस करके इशल ने इसके सीने पर हाथ रख कर इसको रोकना चाहा था।
पर उमर तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो तो ये तक भूल गया था कि वो इससे क्या बात करने आया था। उमर प्लीज़, इसकी बढ़ती जसारतों पर इशल बमुश्किल बोल पाई थी। आज नहीं इशल, आज बहुत दिन बाद परेशान कर रहा हूँ तुम्हें, आज नहीं। उमर एक नज़र देखता इसके होंठों पर झुक गया था। इशल ने शिद्दत जज्बात से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसका हाथ अभी भी उमर के सीने पर रखा हुआ था। दोनों जैसे एक दूसरे में खो से गए थे। फ़ोन की बेल पर दोनों एकदम होश में आए थे। उमर इशल से दूर हुआ और इसको अपनी पकड़ से आज़ाद करता इशल के बजते फ़ोन की तरफ बढ़ा था। इसे इस वक्त ये फ़ोन सख्त नागवार लग रहा था, मगर स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर इसकी आंखों में भी नागवारी आई थी। ये हसन तुम्हें फ़ोन क्यों कर रहा है जब तुम वहाँ काम करना छोड़ चुकी हो? वो अपना हुलिया दुरुस्त करती इशल से मुखातिब हुआ था। पता नहीं, इशल इसके चेहरे पर गुस्सा देखकर बस इतना ही बोल पाई थी। इसे कह दो कि आइंदा तुम्हें कॉल ना करे और हो सके तो ये ज़रूर बता देना कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। उमर फ़ोन इसको पकड़ाता किचन से निकला था। उमर के जाने के बाद इशल ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। आज पहली बार इसको हसन का फ़ोन करना बहुत बुरा लगा था। इशल को लग रहा था कि उमर इस पर गुस्सा हो गया है, जबकि इसको इस बात की खबर ही नहीं थी कि उमर इशल पर नहीं, हसन के ऊपर गुस्सा था। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुई तो सबसे पहले इसकी नज़र बेड पे लेटे द्राब पर पड़ी थी। इसको घर में देखकर अबीहा एकदम से खुश हुई थी, वरना इसकी रात के वक्त ही घर पर वापसी हुई थी और वो पूरा वक्त घर में बोर फिरती रही थी। जब से वो द्राब के दूसरे घर में आई थी, बोर हो गई थी। वहाँ पर तो इसको आमना बेगम का साथ मिल गया था, इसलिए अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, और यहाँ पर वो पूरी तरह बोर हो चुकी थी। एक दो मुलाजमा भी थी, लेकिन वो इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। अभी वो बोर होती वापस अपने कमरे में आई तो द्राब को देखकर इसका चेहरा खिल उठा था। अबीहा आहिस्ता से कदम उठाती बेड की तरफ बढ़ी थी। द्राब आंखें बंद किए लेटा हुआ था, शायद वो सो रहा था, ये अबीहा का ख्याल था। वो बेड के पास खड़ी होकर इसको सोता हुआ देखने लगी थी। सोता हुआ वो अबीहा को कोई मगरूर सा शहज़ादा लगता था। वो खड़ी एक टुक इसको देखती अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतार रही थी। जब ही इसकी नज़र द्राब की आंख से ऊपर पेशानी तक इस निशान पर पड़ी थी। पहली बार इसने इसके चेहरे पर यह निशान देखा था। इस वक्त इसकी आंखें इस निशान की वजह से इसको कितनी खौफनाक लगी थी, और अब ये निशान इसको सबसे अच्छा लग रहा था इसके चेहरे पर। अबीहा आहिस्ता से इसके बराबर में बैठी थी और हाथ बढ़ाकर इसके निशान को छूना चाह रही थी। अबीहा बहुत ही नरमी से अपनी उंगलियों से इसके निशान को छू रही थी, जबकि इसकी नज़रें द्राब की बंद आँखों पर थी। तभी द्राब ने एकदम से आंखें खोलकर इसका हाथ थाम लिया था। द्राब की इस हरकत पर अबीहा एकदम से डर गई थी, क्योंकि वो इसको लगा था कि वो सो रहा है, मगर ऐसा नहीं था। मैं यहाँ तुम्हारे हाथों का नहीं, तुम्हारे होंठों का लम्स महसूस करना चाहता हूँ। द्राब ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसके होंठों की तरफ इशारा किया था, जबकि अबीहा इसको जागता देखकर पहले ही घबरा चुकी थी। इसकी नई फरमाइश पर इसकी धड़कनें तेज़ हुई थी। अब वो बैठी खुद पर गुस्सा कर रही थी कि क्या ज़रूरत थी इसको जगाने की। अच्छा खासा फंस चुकी थी अब वो। लाओ मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। द्राब ने एकदम से इसको खुद पर झुकाया था। इस वक्त वो पूरी की पूरी द्राब पर झुकी हुई थी और द्राब का एक हाथ इसकी कमर पर था, जबकि दूसरे हाथ से इसने इन दोनों के दरमियान आते अबीहा के बालों को इसके कान के पीछे किया था। अब अबीहा के पास इसकी फरमाइश पूरी करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वो द्राब पर थोड़ा सा झुकी और अपने लब इसके निशान पर रख दिए थे। इससे पहले कि वो उठती, द्राब ने इसको कमर से पकड़कर अपने बराबर लिटा कर खुद इस पर झुक गया था। तस्वीर बदल चुकी थी। अब द्राब अबीहा पर पूरा का पूरा झुका इसको अपनी कैद में ले चुका था। कितनी ही देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। इस वक्त दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। द्राब अबीहा ने अपना हाथ इसके चेहरे पर रख कर बहुत आहिस्ता से आवाज़ में इसका नाम लिया था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ द्राब, वो मोहब्बत जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो बेइंतहा है। अबीहा इसके चेहरे के एक एक नक्श को छूती बेखुदी के आलम में बोले जा रही थी। पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आप बहुत ज़रूरी हो गए हैं मेरे लिए। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। अबीहा की उंगलियाँ अब इसके लबों पर आ रही थी। इसके इतने खूबसूरत इज़हार पर द्राब खुलकर मुस्कुराया था। कितना इंतज़ार किया था इसने इसके इज़हार का, और आज इसका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ था। और तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है अबीहा, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो। मैं तुम्हें हर वक्त यहाँ महसूस करता हूँ। द्राब ने अबीहा का हाथ अपने सीने पर दिल की जगह पर रखा हुआ था। अबीहा इसकी धड़कनों को महसूस कर सकती थी। अबीहा आंखें बंद किए इसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी, और द्राब इसकी बंद आंखों को देख रहा था। एकदम से वो इस पर झुका था। द्राब के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके अबीहा की धड़कनें तेज़ हुई थी। द्राब बंद आंखों से इसको पुकार रहा था। इसकी घबराई हुई आवाज़ पर द्राब होले से मुस्कुराया और इसके दोनों हाथों को अपनी कैद में लेकर इसके होंठों पर झुक गया था। आज कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, और इन दोनों के बीच सिर्फ मोहब्बत थी, जो दोनों एक दूसरे से करते थे।
मुसलसल बजते फ़ोन की आवाज़ पर इसकी आंख खुली थी। द्राव ने हाथ बढ़ाकर बिना देखे फ़ोन काट कर दिया था और फिर से सोई हुई अबीहा को खुद में भींचा था। इसके इस तरह करने पर अबीहा हल्का सा कसमसाई थी। द्राव इसकी खुशबू को खुद में उतारता फिर से सोने की कोशिश करने लगा था, मगर इसका फ़ोन फिर से बजना शुरू हुआ था। द्राव को एकदम से फ़ोन करने वाले पर गुस्सा आया था। इसने हाथ बढ़ाकर उठाया ये मालूम करने के लिए कि किसका फ़ोन है, मगर बशर का नाम देखकर वो हैरान हुआ था। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इसको बशर की कॉल ज़रूरी लगी थी, क्योंकि वो कभी इतनी लेट इसको कॉल नहीं करता था। इसने नरमी से अबीहा का सर अपने बाजू से हटाकर तकिए पर रखा था और अपनी शर्ट के बटन्स बंद करता फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकला था। सर, जिस मौके की आपको तलाश थी वो आ गया है। अब्बास आज खुद आया है डील करने, साथ में हसन भी है। इसके कॉल पिक करते ही बशर ने बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। द्राव कॉल कट करता वापस रूम में आया और वॉशरूम में घुस गया था। वॉशरूम से निकलकर अपनी ज़रूरी चीज़ें लेता रूम से निकला था, मगर इसके बढ़ते कदम एकदम से रुके थे। वो पलटा और बेड पर सोई हुई अबीहा की तरफ बढ़ा था। कुछ देर तो खड़ा इसको सोता देखता रहा, फिर झुककर इसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। इसकी खुशबू खुद में उतारने के बाद वो उठा और तेज़ी से रूम से निकला था। किसी बुरे ख्वाब के डर से एकदम से इसकी आंख खुली थी। इस वक्त इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। डर की वजह से हाथ पैर में कपकपाहट महसूस हो रही थी। इसको अबीहा उठी और साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर इस एक सांस में ख़त्म किया था। कुछ देर तो वो बैठी अपनी सांसें दुरुस्त करती रही थी, जभी इसकी नज़र बेड की दूसरी साइड पर पड़ी थी। द्राव को अपनी जगह पर ना देखकर अबीहा एकदम से परेशान हुई थी। खुद को कमरे में अकेला महसूस करके अबीहा का डर मज़ीद बढ़ा था। इसने अपने डर को थोड़ा कम करने के लिए रूम की लाइट ऑन की और फिर से बेड पर आ बैठी थी। इसको लगा कि द्राव वॉशरूम में होगा, इसलिए वो इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी थी। काफ़ी वक्त इसको ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गया था। आंखों में अब नींद का नामो निशान तक न था। कुछ वो अपने ख्वाब की वजह से बहुत डरी हुई थी। द्राव आप वॉशरूम में हैं। जब वो काफ़ी वक्त तक वॉशरूम से ना निकला तो वो वहीं से बैठी बैठी इसको पुकारने लगी थी। जब इसको कोई जवाब नहीं मिला तो इसने इसको फिर से पुकारा। वो हिम्मत करती बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। इसने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करके खोलना चाहा तो वो खुल गया था। द्राव को वहाँ मौजूद ना देखकर अबीहा हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुई थी। रात के इस वक्त आखिर वो कहाँ जा सकता है? अबीहा का दिल एकदम से बेचैन हुआ था। वो इसको तलाश करने के लिए रूम से बाहर निकली थी। शायद वो नींद ना आने की वजह से स्टडी में चला गया हो, क्योंकि वो अक्सर रात को नींद ना आने पर वहीं पर चला जाता था। ये सोच आते ही अबीहा को कुछ सुकून सा मिला था और वो नीचे की तरफ बढ़ी थी। इनका प्लान तैयार था। उन लोगों को कब और कहाँ हमला करना था, और वो और बशर एक बार फिर से सब कुछ दोहरा रहे थे। वो दोनों एक बिल्डिंग के पीछे खड़े सामने वाली बिल्डिंग पर पिछले 1 घंटे से मुसलसल नज़र रखे हुए थे, जहां उनकी मालूमात के मुताबिक हसन और अब्बास आज अपनी डील करने आए हुए थे। वो दोनों इस तरह के ऑपरेशन कई बार कर चुके थे, लेकिन इस बार ये सब द्राव के लिए ज़ाती हैसियत इख्तियारी कर चुका था। उन लोगों ने इससे इसकी 3 ऐसी हस्तियों को इससे छीना था जो इसके लिए दुनिया में सबसे अजीज़ थी। पहले इसके बाप और अंकल को, और फिर आमना बेगम को, जो इसके लिए इसकी माँ की तरह थी, जिन्होंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने तो अपने आखिरी लम्हों में भी इसके लिए इतना कुछ किया था। आज वो उन लोगों से अपना बदला लेने के लिए यहाँ मौजूद था। इस बात की खबर इसने उमर को नहीं दी थी। यहाँ आज कुछ भी हो सकता था और वो उमर की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। पता नहीं वो आज यहाँ से वापस जा सकेगा या नहीं, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो अपना बदला ज़रूर पूरा करेगा। आज वो भी उन लोगों को ज़िंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। इस बिल्डिंग में दाखिल होने के 2 रास्ते थे, एक मेन रास्ता था और एक पीछे का। सामने रास्ते पर 3 पहरेदार मौजूद थे। रात के इस वक्त भी उन्होंने सख्त इंतजाम किए हुए थे। वो तीनों बिल्डिंग के सामने मुसलसल गश्त लगा रहे थे। अंदर यकीनन इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। डीके ने बशर को बिल्डिंग के पिछले रास्ते से अंदर जाने का इशारा किया था। पहले ही इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर चुका था। जैसे ही बशर ने डीके का बताया रास्ता तय किया तो इसके जाने के बाद डीके ने अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए बिल्डिंग के आगे मौजूद पहरेदारों को शूट किया था। इनको शूट करके वो तेज़ी से बिल्डिंग की तरफ बढ़ा था। गेट पर मौजूद पहरेदार को जैसे ही डीके ने शूट किया तो अंदर के 2 लोग फ़ौरन अलर्ट हो गए थे, लेकिन वो कोई शोर मचाते या इसको शूट करते इससे पहले ही बशर, जो बिल्डिंग में पिछले रास्ते से घुस चुका था, इसने इन दोनों को शूट कर दिया था। वो बाहर के सभी लोगों को मार चुके थे। अब बारी अंदर की थी।
इसी तरह वो दोनों महज आधे घंटे से भी कम वक्त में इस जगह पर मुकम्मल अपना कब्ज़ा कर चुके थे। वो दोनों जब रूम में दाखिल हुए तो उन दोनों पर सबसे पहली नज़र हसन पर पड़ी थी। इनको रूम में दाखिल होता देख कर इसने अपनी गन निकालनी चाहिए थी, मगर बशर इसको कोई भी मौका दिए बगैर हसन को शूट कर चुका था। लेकिन एक बात जो इसका गुस्सा मज़ीद बढ़ा गई थी वो यहाँ अब्बास की गैर मौजूदगी थी, क्योंकि यहाँ मीटिंग में अब्बास की जगह सुल्तान मौजूद था। डीके को यहाँ मौजूद देखकर सुल्तान एकदम घबराया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने सख्त इंतज़ाम के बावजूद भी वो यहाँ घुस आया था। क्या हुआ? चौंक गए कि मुझे कैसे खबर हुई तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की? सुल्तान के चेहरे पर हैरानी और डर देखकर ज़रा मुस्कुराकर बोला था। सुल्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि अब सिर्फ एक वही ज़िंदा बचा था। सुल्तान ने आज सोचा था कि वो खुद ही डील करेगा, क्योंकि अब्बास हर बार गलती कर जाता था, मगर आज वो खुद डीके की गिरफ्त में था। द्राब ने बशर को इशारा किया था, जिस पर बशर ने सुल्तान के सर पर वार किया था। द्राब को स्टडी में ना पाकर अबीहा की परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी। वहाँ से निकलकर इसने द्राब को हर जगह तलाश किया, मगर वो इसको कहीं नहीं मिला था। इसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि द्राब रात के इस पहर कहाँ जा सकता है, बल्कि अब तो सुबह होने में कम वक्त बचा था। द्राब कहाँ चले गए हैं आप? वो सीढ़ियों पर परेशानी से बैठी अपनी सोचों में द्राब से मुखातिब थी। सीढ़ियों पर बैठे हुए इसको बहुत देर हो गई थी कि अचानक इसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। आवाज़ इसको लाउंज से सुनाई दी थी। द्राब वो खुशी से सीढ़ियों से उठी और लाउंज की तरफ दौड़ी थी। इसको लगा था कि द्राब होगा, मगर वो अपनी खुशी में और परेशानी में ये भूल ही गई थी कि वो अभी लाउंज से ही वापस आई थी। द्राब आप यहाँ हैं? और मैं अबीहा लाउंज में दाखिल होते ही बोली थी, मगर सामने सामने खड़े शख्स को देखकर इसका बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया था। द्राब नहीं, तुम्हारे सर अब्बास। इसको सकत खड़ा देखकर अब्बास कमीनी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए इसकी तरफ बढ़ा था। कैसी हो सबा? ओह सॉरी, सबा नहीं, अबीहा। इसको अपने सामने देखकर अबीहा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे याद तो ज़रूर किया होगा। इसके चेहरे पर डर देखकर अब्बास की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। अब्बास इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा था। इसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर अबीहा ने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा दिए थे। अगर द्राब इसको अब्बास और सुल्तान के बारे में कुछ ना बताता तो वो इसकी यहाँ मौजूदगी से हैरान होती, मगर इस वक्त वो खौफ से कांप रही थी। इसको एकदम से अब्बास की इस दिन मर्डर वाली बात याद आई थी। इसने कितनी बेरहमी से इस आदमी का कत्ल किया था। इसको अब अपनी जान खतरे में महसूस हो रही थी। ना डरो, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इसकी आंखों में डर देखकर अब्बास मुस्कुराता हुआ बोला और आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ना चाहा था, मगर अबीहा इसका इरादा भांप कर तेज़ी से वहाँ से भागी थी। डर खौफ से इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इसके भागने पर अब्बास भी तेज़ी से इसके पीछे लपका था। अबीहा सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर अपने रूम में पहुंचना चाहती थी, मगर अब्बास ने इतनी ही तेज़ी से इसको पकड़ा था। इससे पहले कि वो चीख मारती, अब्बास इसके मुंह पर रुमाल रख कर इसको बेहोश कर चुका था। वो अपना काम करके अब तेज़ी से घर की तरफ ड्राइव कर रहा था। अब्बास की वहाँ गैर मौजूदगी से इसको अबीहा की फ़िक्र हुई थी। वैसे तो इसने अपने घर में सख्त इंतज़ामात कर रखे थे, मगर फिर भी इसको किसी पर इतना भरोसा नहीं था। जब तक वो अबीहा को सही सलामत अपनी आंखों से ना देख लेता इसको सुकून नहीं मिलने वाला था। सुबह होने ही वाली थी। इसको ये बात भी परेशान कर रही थी कि अगर अबीहा इस बीच उठ गई होगी तो इसकी गैर मौजूदगी से कितना परेशान हो गई होगी। इसको बस जल्द से जल्द घर जाना था अपनी अबीहा के पास। इसकी कार जैसे ही पोर्च में दाखिल हुई तो वो तेज़ी से कार का दरवाज़ा खोलता अंदर की तरफ भागा था। बाहर तो सब कुछ ठीक था, मतलब इसके पीछे कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर अपने कमरे में आया, मगर अपना कमरा हाली देखकर इसकी परेशानी बड़ी चली गई। वो पागलों की तरह घर के एक एक जगह पर इसको तलाश कर रहा था, मगर इसकी अबीहा कहीं नहीं मिल रही थी। अबीहा इसने बहुत तेज़ आवाज़ में इसको पुकारा था। जब भी इसकी नज़र नीचे पड़े दुपट्टे पर पड़ी थी, द्राब ने झुककर इसको ज़मीन से उठाया था। आवाज़ में तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको पल में समझने में देर नहीं लगी थी कि ये काम किसका हो सकता है। इसको जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी दुनिया को ही आग लगा दे। इसके अबीहा को हाथ लगाने वाले को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। द्राब की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। गुस्से से इसकी रगें तन हो गई थी। इसने अबीहा के दुपट्टे पर अपनी पकड़ सख्त की थी। वो एकदम से उठा और तेज़ी से बाहर निकला था। इशल की सुबह जब आंख खुली तो इसने गर्दन मोड़कर बराबर में देखा था, मगर उमर की बेड पर गैर मौजूदगी से वो एकदम से उठ बैठी थी। रात हसन के फ़ोन के बाद वो कमरे में उमर के पास गई तो इसका मूड सख्त ख़राब था। इशल की समझ नहीं आ रहा था कि वो उमर से किस तरह बात करे। इशल को रूम में देखकर वो अपना लैपटॉप लेकर रूम से बाहर निकल गया था। इसकी बेरुखी पर इशल की आंखें नम हुई थी। आज इसने उमर को इतना गुस्से में देखा था। वो वहीं बेड पर बैठकर इसके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। उमर तो वापस नहीं आया, मगर
मगर इसको नींद ज़रूर आ गई थी और कुछ देर बाद ईशल इसका इंतज़ार करती करती नींद की वादियों में उतर गई थी और अब भी वो रूम में मौजूद नहीं था। मतलब वो रात भर लाउंज में रहा था। लगता है